अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 21 ऑफ योर सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जो कि हमारी इस चैप्टर पर डिस्कशन चल रही थी, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड एजिंग। ठीक है, डेवलपमेंट एंड एजिंग में से हम डेवलपमेंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस अराउंड 7 लेक्चर्स। इंट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्लेसेंटा, बायलिकल कॉर्ड, लेजिट, एवरीथिंग। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज किस तरह के होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन सा क्लीवेज होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट डन। टुडेज डिस्कशन विल रिवॉल्व अराउंड एजिंग। आज हम पढ़ेंगे एजिंग। ठीक है, कि एजिंग क्या होती है। पिछले लेक्चर में मैंने इस नोट पे एंड किया था कि द वर्ड सेनेसेंस रेफर्स टू एजिंग। ठीक है, अब उससे पहले हम पढ़ रहे थे कि ये पोस्ट नेटल डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं। यानी कि पहले जब न्यूनेट होता है, बेबी पैदा होने से 1 महीने तक वो न्यूनेट होता है, फिर वो शीरख्वार बच्चा होता है, दैट इज़ इन्फेंट। 1 महीने से 2 साल तक, फिर 2 साल से 12 साल की उम्र तक उसकी चाइल्डहुड होती है। 12-13 से तकरीबन 18 तक वो उसकी एडोलेसेंस होती है, और फिर वो अडल्ट होता है 18 से 25 साल तक। एंड देन उसकी सेनेसेंस, उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एजिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अच्छा, तो हम उसी पैटर्न को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट एक टर्मिनोलॉजी है आपकी बुक में विच इज़ एलोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ ही तो है। तो ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो अब क्या है, हम एक टाइप ऑफ ग्रोथ दैट इज एलोमेट्रिक ग्रोथ, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एलोमेट्रिक ग्रोथ? द टर्म एलोमेट्रिक ग्रोथ मीन्स डिफरेंशियल ग्रोथ, दैट इज वेरिंग रेट्स ऑफ ग्रोथ फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। क्या मतलब, एक बेबी है या एक फीटस है जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ डिफरेंट रेट्स पे होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एलोमेट्रिक ग्रोथ। यानी कि इसकी एग्जांपल इस तरह से कि उसका सर ज़्यादा बढ़ेगा, बॉडी कम बढ़ेगी। या जो है, जो टार्सल्स होते हैं, यानी कि जब हम सपोर्ट मूवमेंट पढ़े थे, आई टॉट देयर कि जो फिंगर्स के जो ये हाथों की जो ये जगहें होते हैं, दीज बोन्स, दीज आर कॉल्ड कार्पल्स, और पाँव में यही वाले टार्सल्स, एंड देन आगे फेलेंजेस। तो इनका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। एक चीज़ होती है रेट और एक होता है साइज़। रेट का मतलब कि वो कितना बढ़ रहा है, और साइज़ मतलब कि उसकी शक्ल, उसका ओवरव्यू कितना है। ठीक है, तो रेट ये होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना बढ़ रहा है कोई चीज़। So for example, head of baby is larger than the rest of the body. Similarly, tarsal of foot, hands and legs grow more rapidly than the head. ठीक है, कहते हैं कि जिस तरह से अगर आप साइज़ के हिसाब से देखिए तो हेड का साइज़ बॉडी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है, और उसकी ग्रोथ इनिशियली हमने देखा था कि जब बेबी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो हेड बहुत बड़ा होता था, फिर बाकी चीज़ों की ग्रोथ होती थी तो वो उसको इक्वलाइज कर देता था। सो दैट्स अबाउट साइज़। रेट की अगर बात करें तो टार्सस यानी फुट की जो हड्डियाँ हैं, पाँव की जो हड्डियाँ हैं, टार्सल बोन्स, वो जो है आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा उनकी क्विकली होती है एकदम से, और जो लेग की हड्डियाँ हैं तो उनका रेट ज़्यादा होता है ग्रोथ का। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ। सिमिलरली, this example we have discussed, the reproductive organs grow more slowly than other organs till childhood. फिर एक और अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो वन एग्जांपल वाज हेड। ठीक है, कि किस तरह वो ज़्यादा ग्रो करता है। वन एग्जांपल वाज टार्सल्स, कि वो किस तरह से रेट उनकी ग्रोथ का ज़्यादा होता है। थर्ड इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि उनकी एलोमेट्रिक ग्रोथ, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आपका लंग है, लिवर है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी ग्रोथ बस जो फीटस होता है उसमें भी हो रही होती है, और ओवर द टाइम भी प्यूबर्टी हो या एडोलेसेंस हो उसके रिगार्डलेस ग्रोथ होती है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी ग्रोथ प्यूबर्टी से पहले ख़ास नहीं होती, प्यूबर्टी के वक्त और प्यूबर्टी के बाद ये ख़ास ग्रो करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये एक रिलेटिव ग्रोथ है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कम हो रही है, बाकी ऑर्गन्स की ज़्यादा हो रही है। देन वी हैव गॉट सम सिस्टम्स लाइक लिम्फेटिक system that develop more rapidly in early age and after puberty become decreased. ठीक है, so we have got lymphatic system. lymphatic system क्या है, वो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, इनिशियली तो बहुत रैपिडली वो ग्रो करते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के बाद, यानी कि प्यूबर्टी की जब आप एज हिट करते हैं उसके बाद डिक्रीज़ हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम की ग्रोथ। यानी कि जब चाइल्डहुड से आप एडोलेसेंस में चले जाते हैं
या फिर आप राउंड अबाउट दैट एज, जब आप एक बच्चा बड़ा बन रहा होता है, प्यूबर्टी हो रही होती है, उसकी बालें हो जाता है, तो जब बालें हो जाएं उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव तो होता है, बट उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही होती। बाकी सारे ऑर्गन्स की, सारे सिस्टम्स की ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। अच्छा, द स्कल एंड ब्रेन रीच टू इट्स मैक्सिमम साइज वेल बिफोर अडल्टहुड, दैट इज़ अबाउट 90% ऑफ अडल्ट साइज सून आफ्टर एज ऑफ 6 ईयर्स। अगर हम स्कल और ब्रेन की बात करें तो वो अपना जो मैक्सिमम साइज़ है 90% उनकी ग्रोथ कब हो गई होती है? 6 साल के उम्र के बच्चे में ही हो गई होती है। उसके बाद थोड़ी बहुत ही दिमागी ग्रोथ या जो है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड और स्कल की, ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है। बाकी ऑर्गन्स की ग्रोथ सारी ज़िंदगी चलती रहेगी और वो बनते रहेंगे, मगर ब्रेन 6 साल की उम्र में 90% डेवलप हो गया होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी एलोमेट्रिक ग्रोथ की, कि एक रेशो से नहीं हो रही, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ कम प्रोपोर्शन में ग्रो कर रही है। देन वी हैव गॉट एजिंग। अब हम आते हैं अपनी असल टॉपिक पे, दैट इज़ एजिंग। ठीक है, अच्छा, अब एजिंग को हम पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एजिंग। Aging is a negative physiological changes in our body, or we can say it is the phenomena of getting old. बड़े होने का, बुढ़ापे की तरफ जाने का जो फिनोमेना है, जो अमल है, उसे हम कहेंगे एजिंग। और एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल मतलब कि है तो नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल हो, एक प्रोसेस जो बिल्कुल एक आम इंसान के अंदर होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन नेगेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी किसी चीज़ की कमी हो रही है, कुछ काइंड ऑफ नुकसान हो रहा है, मगर है नॉर्मल। सबने बूढ़े होना होता है, सबने ओल्ड होना होता है, सबने एज करना होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड। इनएविटेबल मतलब वो चीज़ जो कि होनी ही होती है, जैसे कि सर्दी के बाद गर्मी आनी ही होती है, चेंज ऑफ सीजन इज इनएविटेबल, उसी तरह से एज करना इज इनएविटेबल। आपकी जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आप बूढ़े होते जाएंगे और एज करते जाएंगे, ओल्ड होते जाएंगे, तो ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है, नियर कोई भी चीज़ इसको रोक नहीं सकती। ठीक, द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एजिंग यानी कि किस तरह से कोई एज करता है, क्या चेंजेस आते हैं, उस सब की स्टडी को हम कहते हैं जेरंटोलॉजी। सही। Development continues throughout stages of life, but after growth and differentiation, cells begin to deteriorate. क्या होता है कि डेवलपमेंट यानी कि किसी चीज़ की, आपके ऑर्गन्स का बनना डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में होता रहता है, जैसे न्यूनेट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। लेकिन जब ग्रोथ हो जाती है, जब पूरी हर चीज़, जैसे लंग में जितना बड़ा होना था वो उतना हो गया, बोन में जितना बनना था वो बन गई, ब्रेन में जितना बना था वो बन गया, तो उस ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन, यानी कि इस ग्रुप ऑफ सेल्स ने ब्रेन बना दिया, इस ग्रुप ऑफ सेल्स ने जो है वो आई बना दिए, इस ग्रुप ऑफ सेल्स ने लिवर बना दिया। जब डिफ्रेंसिएशन और ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, सेल्स डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। द एवरेज ह्यूमन लाइफ इज़ बिटवीन 70 to 80 ईयर्स। एवरेज ह्यूमन लाइफ, एक आम इंसान की ज़िंदगी कितनी है? 70 से 80 साल। ठीक है, और मैक्सिमम कितना एक इंसान आजकल के ज़माने में हो सकता है? 110 से 115 साल। 110 to 115 ईयर्स इज़ दी मैक्सिमम लिमिट, और एवरेज कितनी? 70 से 80 साल। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। जेनेटिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें, क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से एजिंग होती है। तो अब हम उनकी डिस्कशन को ज़रा डिस्कस फर्दर करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया है, दैट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया पीछे भी कि एक्स लफ्ज़ जिसके साथ आ रहा है, इसका मतलब एक्सपल्जन जैसे आना है, तो क्या मतलब? एग्जिट करना, बाहर वाले, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कुछ होंगे जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ होंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, अब जेनेटिक जीन्स कहाँ होती हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहाँ होता है? बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, तो हम इनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं ना, अंदरूनी अवामिल और बैरूनी अवामिल। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिनकी वजह से एजिंग होती है, एंड दी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जिनकी वजह से एजिंग होती है। ठीक,
Several evidences have been discovered that exhibit aging has a genetical basis. Many experiments have shown that human cells will divide less than 100 times outside the body. The reason behind it is telomeres. क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने डेटा कलेक्ट किया और उससे उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो आपकी एजिंग का प्रोसेस है, जो ग्रोथ होती है, ये एक जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड फैक्टर है, यानी जीन्स की वजह से, जीन्स के इन्फ्लुएंस, जीन्स के होल्ड की वजह से एजिंग होती है. क्यों और कैसे, इस पर डिस्कशन करते हैं. जो चीज़ एजिंग कराने में काम आती है, जो चीज़ एजिंग करा रही है, दैट इज टीलोमेयर्स. Now what is telomeres? The end of each chromosome contains specific nucleotide sequence which is called telomeres. This is at maximum length during fetal stage. Later becomes the nucleotide sequence decreased after each mitosis. ठीक है. अब क्या है कि जो आपकी माइटोसिस हो रही होती है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी आपके कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम. तो अब हर क्रोमोसोम की, जो हर सेल की, यानी हर क्रोमोसोम के एंड पे एक सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ खास जीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टीलोमेयर्स. ठीक है. जैसे ये एक क्रोमोसोम था, इसके दोनों एंड्स पे एक क्रोमोसोम का मैं खाली दिखा रही हूँ. सारे सेल के हर क्रोमोसोम, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर किसी के साथ ये एंड पे क्या चीज़ है, ये टीलोमेयर लगा होगा, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का खास सीक्वेंस है. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर दी क्या कह रहे हैं, जैसे बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए. जिस तरह से अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बना रहे हैं, ग्लूकोज के क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी पार्ट है दैट इज ग्लूकोज. प्रोटीन्स है उसकी सबसे छोटी पार्ट दैट इज अमीनो एसिड्स. जस्ट लाइक दैट द स्मॉलेस्ट फंक्शनल काइंड ऑफ यूनिट ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड. इससे अगले चैप्टर, बल्कि क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में हम न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, so that was about telomeres. Telomeres are at maximum length during fetal stage. जब बच्चा फीटस होता है, इट इज़ नॉट बॉर्न, मदर के अंदर होता है यूट्रस में, तो ये अपनी मैक्सिमम लेंथ पे होते हैं टीलोमेर्स. फिर जितनी दफ़ा माइटोसिस होती है, जितनी दफ़ा ग्रोथ होती है और सेल डिवाइड होता है, टीलोमेर शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं. जब शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर एक टाइम इतना आता है कि टीलोमेर्स इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. जब टीलोमेर्स ख़त्म हो जाते हैं तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, टीलोमेर के ख़त्म होने को एजिंग. और जब टीलोमेर्स इतने शॉर्ट हो जाते हैं कि वो अब वापस ख़त्म हो गए, अब बिल्कुल ही चले गई है, तो अब क्या होगा कि जो सेल है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस या डिवाइड या सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा. जब सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा तो कोई टिश्यू, कोई जगह जो डैमेज हो जाएगी, उसकी रिपेयर कैसे होगी. कोई जगह जब ख़राब हो जाती है, कोई इंजरी होती है, वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं और उस जगह को आके वो फिलअप कर देते हैं. जब टीलोमेर्स नहीं है, सेल डिवीजन नहीं होगी. जब सेल डिवीजन नहीं होगी, टिश्यू डैमेज ठीक नहीं होगा और रीजनरेशन नहीं होगी. हर वक्त हमारी स्किन रीजनरेट होती रहती है, स्किन के सेल्स हर वक्त. अब जब टीलोमेर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए तो स्किन सेल्स जब रीजनरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, रिंकल्स हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी, रिंकल्स इज़ लाइक जो बूढ़े लोगों की ऐसे गोल गोल सी स्किन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि मुरझा गई है उनकी स्किन. तो इस तरह की उनकी वो क्रिंकली किस्म की अपीयरेंस हो जाती है. तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसे झुर्रियाँ पड़ना कहते हैं. तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, रीजनरेट नहीं हो रही स्किन. और उसके अलावा क्या होता है कि जहाँ पे टिश्यू डैमेज है, कोई इंजरी है, वहाँ पे जहाँ सेल्स की डिवीजन की ज़रूरत है, सेल्स डिवाइड नहीं होंगे और एजिंग होती जाएगी. तो ये तो हो गए जेनेटिक या इंट्रिंसिक फैक्टर्स टीलोमेर्स की बेस पे. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर. मैनी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स लीडिंग टू एजिंग आर पुअर हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ठीक है. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि पुअर हेल्थ है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, खाना ठीक से नहीं खाते, और कुछ डिजीजेस जैसे कि दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और बोन्स की बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकती है. अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस को अगर डिस्कस करें तो मैंने क्या बताया, सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में आई हैव डिस्कस्ड इट क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स के ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स जहाँ पे ऑस्टियो लफ्ज़ आए इट मीन्स बोन्स, राइट, और पोरोसिस पोर्स का बनना. ठीक है, किसी जगह पे छोटे छोटे सुराख का बनना. अब क्या होता है, जब बोन है, एक हड्डी है, ठीक है, अब नाउ दिस हड्डी हैज गॉट सुराख in it which are called pores. Those holes, those सुराख which are present in a हड्डी are called
पोर्स, सो दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। अब क्या है कि ये सुराख, ये पोर्स हड्डी के अंदर जब बड़े होते जाएंगे, इतने बड़े बड़े सुराख हो जाएंगे हड्डी के अंदर, तो बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक है, इट इज़ द प्रोग्रेसिव, क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन बोन डेंसिटी, यानी अब वो डेंस नहीं रहे, अब वो मॉलिक्यूल्स, वो पोर्स दूर दूर हो गए, पहले वो करीब करीब थे तो बोन स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, अब इससे क्या होगा, बोन डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो इट कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर्स। देयर इज नो डिनाइंग दैट ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ एजिंग की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है। द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर मीनोपॉज, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस किया कि जो औरतें मीनोपॉजल होती हैं, मीनोपॉजल क्या है कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो गया। ठीक है, व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज स्टॉप्ड तो क्या होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कम हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का एक काम ये भी होता है कि ये बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है, कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स कराता है। अब जब एस्ट्रोजन कम है तो बोन्स में कैल्शियम कम जाएगा और बोन्स खवातीन की खास तौर पे क्या हो जाएंगी, ब्रिटल या वीक हो जाएंगी और बहुत फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। अब मीनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कब होता है, जब औरत 48-50 ईयर्स की होती है। तो इस टाइम पे जो है औरत, उसके बाद जो है उसका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसम में कैल्शियम की कमी, हड्डियों में कमी हो जाती है। तो इसलिए जो औरतें 48-45 से लेके 50 साल तक की होती हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कैल्शियम का इंटेक करना चाहिए, दूध बहुत पीना चाहिए, दही बहुत खाना चाहिए और चीज़ का इंटेक करना चाहिए ताकि उनके कैल्शियम के लेवल्स बराबर रहें और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, मीनोपॉज डिस्कस कर लिया, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैवी अल्कोहल एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड वाइटामिन्स। या फिर ये हो सकता है कि कोई आम तौर पे कोई इंसान, मर्द हो या औरत, वो खाना ठीक से नहीं खा रहा, दूध नहीं लेता, कैल्शियम इंटेक उसका सही नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, तो इस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर लीडिंग कॉज ऑफ एजिंग एंड डेथ। इट कैन बी प्रिवेंटेड विद बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से एजिंग क्यों होगी कि अगर आपके जो है ना कोई दिल का मसला है या कोई आर्टरीज वगैरह का इशू है, तो क्या होगा कि जब पंपिंग सही नहीं होगी ब्लड की तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी सेल्स तक। जब सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे लफ्ज हाइपो आई मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कम तो सेल मर जाएगा, जब सेल मर जाएगा तो एजिंग के बाद डेथ। ठीक है, तो दीज वर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अच्छा, अब ये हमने एजिंग के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव टू डिस्कस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग। एजिंग के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? There are many different signs and symptoms of aging. Most of these develop gradually and are very diverse, but it should be remembered that it is not possible to diagnose aging based on isolated signs and symptoms alone. Different people possess widely varying degrees of these signs and symptoms. कहते हैं कि हम खाली सिम्टम्स को देख के ये नहीं कह सकते कि ये बंदे की एजिंग हो रही होती है। कोई एक बंदा किसी तरह एज करता है, कोई दूसरा दूसरी तरह। जैसे अमिताभ बच्चन 70 साल की उम्र में जो है वो 60 साल का लगता है, जबकि कुछ लोग जो है वो 50 साल की उम्र में 70 साल के लग रहे होते हैं। तो किसी इंसान में एजिंग का प्रोसेस किसी तरह एग्जिबिट हो रहा होता है, किसी में किसी और तरह। ठीक है, तो अब एजिंग की दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, प्राइमरी एजिंग और सेकेंडरी एजिंग। नाउ व्हाट इज प्राइमरी एजिंग? प्राइमरी एजिंग के जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है, ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी एंड विगर। एनर्जी मतलब ताकत, और जो कि क्या कहते हैं, हशाशपना, होशियार रहना, एक्टिव रहना, उसमें कमी हो जाती है। चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न्स, नींद कम आती है, सोया नहीं जाता, बेवक्त नींद आ जाती है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हो रही होती है। डिक्रीज मेमोरी डिक्लाइन, भूलना शुरू हो जाता है इंसान। स्किन एंड हेयर चेंजेस सच एज रिंकल्स, ब्राउन स्पॉट ऑन द स्किन, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, हेयर बिकम थिन एंड लॉस अफेक्टिंग द लिम्ब। क्या होता है कि स्किन जो है, रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती हैं, जगह जगह ब्राउन धब्बे पड़ जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा बूढ़े लोगों को धब्बे ब्राउन पड़े होते हैं। स्किन इलास्टिक नहीं रहती, खिंचावट कर ख़त्म हो जाती है, स्किन की सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, पतली हो जाती है स्किन। अगर आपकी कोई नानी दादी हो या दादा हो, उनकी स्किन को ऐसे करके देखिए, पतली हो जाती है और बिल्कुल ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। फिर उसके अलावा मसल्स वीकन एंड देयरफॉर मूवमेंट बिकम स्लो। बूढ़े क्यों आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं? क्योंकि उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, उनको चलने में दुश्वारी होती है। लॉस और डिक्रीज इन विजन एंड हियरिंग, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस।
सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, आंखें देखना काम कम कर देती हैं, और क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड यूरिनरी प्रॉब्लम सच एज इनकन्सिस्टेंस, ड्रिबलिंग एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अब क्या है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, रिप्रोडक्टिव, और जब हर चीज़ में डिक्लाइन आ रहा है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी काम करना कम कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर काम कम करता है। मर्दों में एक डिजीज़ 50 साल की उम्र के बाद बहुत कॉमन है मेल्स के अंदर, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसकी डिजीज़ हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में फिब्रोसिस हो जाता है, और फिर यूरिन के इशू आते हैं। मरीज़ आपके पास आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पेशाब ठीक से नहीं आता, या जल के आता है, या फिर ये होगा कि मतलब बहुत एकदम से मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये मसले हो जाएंगे। इनकॉन्टिनेंस मतलब कि एक कॉन्टिन्यूटी में नहीं आता और कंट्रोल नहीं रहता पेशाब के ऊपर, ड्रिबलिंग, हर वक्त कतरा कतरा बहता रहता है, और यूरिन की फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है, कम यूरिन आएगा, बार बार आएगा मगर कम आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल औरतों में चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि मीनोपॉज हो जाएगा औरतों में। पहले इस तरह होगा कि जैसे 48 या 49 की उम्र में जब औरत है तो उसको महीने में एक दफ़ा पीरियड होते थे, अब जो है उसको 6 महीने में एक दफ़ा होंगे, फिर 8 महीने में एक दफ़ा, और आहिस्ता आहिस्ता पीरियड्स बिल्कुल मेंसेस रुक जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज हो जाएगा, मीनोपॉज हो जाएगा। एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड इनएबिलिटी टू लूज वेट, मोटे हो जाएंगे बहुत, अक्सर बूढ़े लोग बहुत मोटे भी हो जाते हैं और उनका पेट बहुत लटक जाता है और उनके अंदर अब इतनी पावर नहीं होती कि वो वज़न को कम कर सके। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी एजिंग, जिसमें आपके पास झुर्रियाँ आना, ब्लैक स्पॉट्स आना, ब्राउन स्पॉट्स आना, और वीकनेस होना, एनर्जी का कम होना, ये सारे सिम्टम्स थे। अब हम अगर देखें सेकेंडरी एजिंग, तो सेकेंडरी एजिंग किस तरह से होती है? दिस प्रोसेस रिजल्ट्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जाम्पल नो और लेस एक्सरसाइज, smoking, malnutrition, excess fat, exposure to ultraviolet light and other forms of cell damage। सेकेंडरी एजिंग क्या होती है कि असल में आपकी अभी उम्र नहीं हुई कि आप जो है बूढ़े हो जाएं, मगर आपकी अपनी हरकतों की वजह से, अपनी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से क्या होगा, या फिर किसी बीमारी की वजह से जो आपको है, क्या हो जाएगा, जैसे आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या खाना ठीक से नहीं ले रहे, या हद से ज़्यादा आपकी खुराक में चर्बी और ऑयल्स और फैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सारा दिन बैठे रहते हैं, इस तरह के अगर आपके फैक्टर्स होंगे, और बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर है, हर वक्त अल्ट्रावायलेट लाइट्स में आपका एक्सपोजर है, और सेल्फ डैमेज, जैसे अगर कोयले की कान में काम करने वाले लोग हैं तो उनको हर वक्त रेडिएशन से वो इनका एक्सपोजर है, तो ऐसे केसेस में जो है सेकेंडरी एजिंग हो जाती है। इट इज़ ऑफन प्रिवेंटेबल वेदर थ्रू लाइफस्टाइल चॉइस और मॉडर्न मेडिसिन। अगर कोई डिजीज़ वगैरह है तो आप मेडिसिन के थ्रू सेकेंडरी एजिंग को जो है वो आप आल्टर कर सकते हैं। और अगर दूसरा केस क्या है कि आप अपनी जो गलत हैबिट्स हैं, जो गलत लाइफस्टाइल अडॉप्ट किए हुए हैं, इसको मॉडिफाई करके, चेंज करके सेकेंडरी एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब सेल लेवल चेंजेस क्या होते हैं एजिंग में? सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं जब एजिंग हो रही होती है? ऑल सेल्स चेंज एज द एज, सेल्स बिकम लार्जर, देयर कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस टेंड्स टू डिक्रीज। Normal cells have built-in mechanisms to repair minor damage, but the ability to repair declines in aging cells। अब जब सेल्स की एजिंग हो रही होती है तो सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी कम हो जाती है, अब वो डिवाइड नहीं कर पाते। और नॉर्मली सेल्स में क्या होता है कि यूजुअली सेल्स के अंदर ये कुव्वत होती है कि वो डिवाइड करें, और वो डिवाइड करके जो है या तो डिवाइड करें, या फिर उनको अगर कोई उनके अंदर कोई मसला, परेशानी, कोई इन्फेक्शन है, या कोई किसी पैथोजन ने, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो वो उसको किल कर दें, ये करें। या फिर कोई अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो अपने फॉल्ट को वो खुद से ठीक कर लें। लेकिन जब सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, उनकी एजिंग हो जाती है, तो ये काम वो नहीं कर सकते। डीएनए इज डैमेज थ्रू द एजिंग प्रोसेस एंड चेंजेस अकर इन सेलुलर मेम्ब्रेन, एंजाइम्स, transports of ions and nutrients. The nucleus chromosomes undergo such changes as clumping, shrinkage and fragmentation। क्या होता है?
एजिंग की वजह से जो डीएनए है वो चेंज होता है, और उस चेंजेस की वजह से, डीएनए के चेंज होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अराउंड जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें चेंजेस आते हैं। कितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह कितने वो जाएंगे। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं जिनके थ्रू आयंस मॉलिक्यूल्स वगैरह अंदर जाएं। अब जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो उनका आना, उन आयंस और मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स का आना जाना का रास्ता बंद हो जाएगा या खुल जाएगा या कुछ इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स को कौन कोड करता है, कौन प्रोटीन्स बनाता है, डीएनए। जब डीएनए के चेंजेस होंगे तो एंजाइम्स ठीक से नहीं बनेंगे। द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स अंडरगो चेंजेस सच एज, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स भी तब्दील इस तरह से होंगे कि वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे या कोई इश्यूज उनमें आना शुरू हो जाएंगे, टूट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, एक जगह पे जमा हो जाएंगे। Other changes occurs in organelles like mitochondria and lysosomes where numbers are reduced causing cells to function less efficiently. This effect also ties in with a decrease in hormonal secretions. फिर क्या होता है बाकी ऑर्गेनेल्स, अभी जो हमने पढ़ा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में डीएनए अगर सही ना हो तो क्रोमोसोम किस तरह चेंज होगा, मेम्ब्रेन वगैरह कैसे चेंज होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन काफ़ी हद तक प्रोटीन की उसमें लेयर होती है, तो चैनल्स जो होते हैं, ये रास्ते, ये प्रोटीन्स होते हैं। जब डीएनए ठीक नहीं है, क्रोमोसोम्स ठीक नहीं है, तो वो प्रोटीन बना रहा था, जब वही ठीक नहीं होगा तो प्रोटीन ठीक नहीं बनेगी। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो जगह है जहाँ से पूरे सेल को एनर्जी मिल रही होती है। अब एक सेल के अंदर काफ़ी माइटोकॉन्ड्रियाज हो सकते हैं, अब इनका नंबर कम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, और उनके काम करने का तरीका भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह से सेल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है गोल्जी एपरेटस वगैरह के थ्रू वो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, सिग्नल्स है, वो ठीक से नहीं जाएंगे। अ डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म हैज सेवरल इफेक्ट्स, टॉलरेशन ऑफ कोल्ड इज लेस, टेंडेंसी टू गेन वेट इंक्रीज, देयर इज अ डिक्रीज एफिशिएंसी इन बॉडीज यूज ऑफ ग्लूकोज। जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, ये जैसे हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन के थ्रू हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता था, अब अगर एक एग्जांपल इसकी ली जाए, ये हार्मोन कम है तो क्या होगा, कोल्ड आपको ज़्यादा लगेगी, जिस इंसान को सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है। फिर इंसान मोटा हो जाएगा, क्यों मोटा होगा, क्योंकि उसको जो खराब खा रहा है उसको वो हजम नहीं कर पा रहा, उसका ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिपॉजिट होती जाएगी, इसलिए इंसान का वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा और ग्लूकोज को यूटिलाइज भी नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ सेल के लेवल पे चेंजेस थे जो एजिंग में होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम लेवल चेंजेस इन एजिंग। ये सेल के लेवल पे थे, सिस्टम के लेवल पे क्या चेंजेस होंगे। मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम इज functional level well into old age. The areas which are affected in old age are alteration in taste, decreased stomach acidity and decreased blood flow to the liver. अब क्या है, कहते हैं कि जो GIT है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बूढ़ों में भी अच्छा खासा काम ठीक कर ही रहा होता है, लेकिन जो हिस्से ख़राब हो जाते हैं वो है कि टेस्ट उनको सही नहीं आता, ज़ुबान के पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इसे सही काम नहीं करते, तो उन्हें खाने का मज़ा नहीं आता। स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है, HCl है, जो स्टमक की सिक्रीशंस हैं वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस वो कम हो जाती हैं। फिर ब्लड फ्लो जो लिवर के पास है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स बिकम लेस देन नॉर्मल, दस इफेक्ट्स च्यूइंग एंड swallowing. It also affects the taste of food. सलाइवा के अंदर से सिक्रीशंस कम निकलती हैं, जब कम सिक्रीशंस निकलती हैं तो खाने को चबा के खाना मुश्किल हो जाता है। जब आप च्यू या स्वेलो नहीं कर सकते, यानी चबाना और खाने को निगलना मुश्किल हो जाता है, और सलाइवा जो है, हम जब खाना खाते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्स होके खाने को एक टेस्ट देता है। जब सलाइवा कम होगा तो इस वजह से भी टेस्ट कम आएगा बूढ़े लोगों को। यूजुअली एजिंग इज accompanied by a lower product of neurotransmitters, but only when a drop approaches 50% will ensure dementia. 15% people in old age have severe dementia. क्या कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, जो नर्व्स के सिग्नल्स लेके जा रहे होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे एसिटाइल कोलिन, गाबा विच इज़ गैमा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड, और डोपामीन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, दीज आर ऑल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर इनके लेवल्स कम हो जाएं बॉडी में तो जो है एजिंग को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 50% से भी ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाए तो डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, मतलब भूलने की बीमारी, और जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनमें से 15% लोगों को भूलने की बीमारी होती है। ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन द हार्ट बिकम स्मॉलर देन नॉर्मल वाइल समटाइम्स लार्जर देन नॉर्मल ड्यू टू सिवियर हाई ब्लड प्रेशर और अनचेंज इन साइज।
फैट विल एक्यूमुलेट इन हार्ट मसल एज अ रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज इन टोटल बॉडी फैट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जो है हार्ट का साइज छोटा हो जाएगा जो जब एजिंग होगी जनरली, क्योंकि उसका इस्तेमाल कम हो रहा है और खाना भी ठीक से नहीं खा रहे मेल न्यूट्रिशन की वजह से। लेकिन कभी कभी हार्ट का साइज ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम कहेंगे कार्डिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। कार्डिक हाइपरट्रॉफी, कार्डिक मतलब दिल की, हार्ट की, हाइपर मतलब बड़ा होना, ज़्यादा होना, और ट्रॉफी मतलब ग्रोथ, या हम इसे कहेंगे कार्डियोमेगैली, यानी दिल का बड़ा होना, स्प्लीन का बड़ा होना, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे दिल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो उसमें क्या है, दिल को बहुत ज़्यादा पंप, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स से पंप करना है, तो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से दिल बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ कार्डियोमेगैली हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें फैट टिश्यू की डिपोजिशन हो सकती है, ओवरऑल पूरी बॉडी में फैट टिश्यू की डिपोजिशन हो सकती है। इन्फेक्शंस अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन द एल्डरली एंड आर मोर सिवियर ड्यू टू दी लो डिग्री ऑफ वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हैं, बूढ़े लोगों को ज़्यादा बीमारियां होती हैं, नज़ले ज़ुकाम वगैरह उनको ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी जो इन्फेक्शन बीमारियां जैसे कोरोना वायरस है आजकल, हम कहते हैं बूढ़े लोग उसको सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप एहतियात करें कि आपकी वजह से उनको ना ट्रांसफ़र हो। तो ये डिजीज़ के आगे मतलब कॉम्बैक्ट करने की, डिजीज़ से लड़ने की ताकत बूढ़े लोगों में, एजिंग जिनमें हो जाती है, ओल्ड पीपल में कम हो जाती है। फर्टिलिटी इन मेन ग्रेजुअली डिक्लाइंस विद एज, वाइल इन वुमेन इट एंड्स विद मेनोपॉज। फर्टिलिटी मतलब कि बेबी ऑफस्प्रिंग पैदा करने की, अपनी औलाद, अपनी नस्ल बढ़ाने की कुव्वत एजिंग के साथ ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। फीमेल्स में कब? जब उनका मेनोपॉज हो, यानी कि जब उनका मंथली साइकिल स्टॉप हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेल्स में भी आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलिटी ख़त्म होके, कम होके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक और यहाँ बॉक्स में टर्म लिखी है विच इज़ टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, यानी अगर एक बच्चा है, वो जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसमें कोई डिजीज़ है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या कुछ भी है, हम कोई भी एबनॉर्मल चीज़, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल ग्रोथ पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे टेराटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन एजिंग की ख़त्म हुई। हमने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स देखे, फिर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एजिंग देखी, और अभी हमने फाइनली देखा कि सिस्टम और लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं और सेल के लेवल पे एजिंग में क्या चेंजेस होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। यहाँ पे चैप्टर आपका डेवलपमेंट एंड एजिंग ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे डीएनए वाला, और आई थिंक इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं रही होगी। बाकी चैप्टर आप एक दफ़ा रीड करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, बहुत इजी होगा आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी एक रीड दे दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।